जिक्र किया कि गांव से बिलोंग करते हो और फार्मिंग का काम है, डेयरी फार्मिंग का काम उस समय कर रहे थे आप। तो घर वालों को कैसे बताया कि क्या अचीव कर लिया है, या आसपास वालों को कैसे समझाया घर वालों ने? एनसीसी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर लाइफ में, क्योंकि आप कैंप्स में जाते हो, वो मिलिट्री लाइफ मिलती है देखने को, आपको एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं, फायरिंग है, इतनी चीजें हैं सर करने के लिए। अच्छा, आपके पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर आए, 100 मार्क्स आए, क्या राज है इसका? पेपर 2 में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि 100 मार्क्स मैं टच कर दूं, आपने 100 और टच कर दिया। और आपने तो सिविल सर्विसेज के मेंस वेंस कुछ लिखे नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की, फिर सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे कि कैसे वो भी 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं? बोला जाता है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान तो मार्केट में है सर, लेकिन उसको देने के लिए कितना देना है वो गुरु को ही पता है, मेंटर को ही पता है, और लेना कितना वो कैंडिडेट को भी नहीं पता। वो गुरु जितना देगा, मेंटर जितना देगा, उतना ही कैंडिडेट लेता है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सर सीआरपीएफ है। एयर में थे नहीं सर, वो है भैंसे वगैरह तो पानी वगैरह पिला रहे थे उनको, नॉर्मली जैसे डेली काम होता है वही कर रहे थे। सडनली रिजल्ट आया तो फोन बजना शुरू हो गया कि फोन मैसेज कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल। देखा खोल के तो रिजल्ट आ चुका था। फिर नॉर्मल है सर, हार्ट बीट बढ़नी थी ऊपर रिजल्ट आने के बाद। इररेस्पेक्टिव फेलियर्स आते हैं सर प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। कुछ बंदे होते हैं जो फेलियर्स आए लेकिन कहते हैं चल कोई नहीं, कल इसको अच्छा करेंगे। तो वो चीज़, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड लाना पड़ता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ उसमें है ऋतिक त्यागी, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 402 हासिल की है। तो चलिए उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। वो गाजियाबाद के गाँव से बिलोंग करते हैं, एनसीसी कैडेट रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स को एक मिथ रहती है कि केवल सिविल सर्विसेज कैंडिडेट ही सीएपीएफ एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ये मिथ ब्रेक करने में हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऋतिक, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, एक गांव जिसका नाम सियानी है सर। मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट जोसेफ अकेडमी से की है, उसके बाद ग्रेजुएशन सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की बीएससी में, और उसके बाद सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस दिया, और उसके बाद सर स्टार्टेड फॉर सीएपीएफ लास्ट ईयर ओनली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते सीएपीएफ एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो आपने सिविल सर्विसेज का ट्राई करने का नहीं सोचा? नहीं सर, कभी प्लान ही नहीं था कि उधर डीएम बनना है, कुछ करना है। प्लान शुरू से ही था कि डिफेंस फोर्सेज में जाना, फोर्सेज की तरफ जाना था। जी सर। तो उसमें सीएपीएफ को कैसे चूज किया आपने? सर एक्चुअली क्या था, एसएसबी दिया जा रहा था, हो नहीं रहा था, रिकमेंडेशन मिल नहीं रहा था। तो जब लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स बचे थे तो आई डिसाइडेड कि अब सीएपीएफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर काम वही है दोनों फोर्सेस का, आर्मी का भी इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वर्क उतना ही है, हालांकि रिकॉग्निशन इतनी नहीं देते हैं इसको, लेकिन काम उतना ही है। तो आर्मी के बाद अगर कोई चॉइस है तो वो सीएपीएफ ही है, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों की पहली प्रेफरेंस भी सीएपीएफ होनी चाहिए? आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सर सीआरपीएफ है। ओह नाइस। सीआरपीएफ लोग जनरली अवॉइड करते हैं सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस को, बीएसएफ जैसी फोर्सेस को, जबकि उनको ग्राउंड रियलिटी ये नहीं पता कि यही सबसे ज़्यादा अच्छी फोर्सेस है एक्चुअली सर, रियली ऐसा सारी फोर्सेस अच्छी हैं, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द मैन पावर एंड द बजट, तो इन फोर्सेस का मैन पावर और बजट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इन सीएपीएफ पर्टिकुलरली बात करें तो। आपने क्या सोचा था, क्यों सीआरपीएफ को रखा? सर ये बिल्कुल सेट था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था मेरे को कि बस सीआरपीएफ ही लेनी है, क्योंकि सीआरपीएफ सर कहीं ना कहीं आर्मी जैसा ही काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, नक्सलिज्म भी है, टेररिज्म भी है, तो सबको हैंडल करती है। और ये एक ऐसी फोर्स है जो आपको सब कुछ दे देगी जैसे अंदर जाएंगे, एक जगह बांध के नहीं रखेगी आपको, राइट। तो वो चीज़ सीआरपीएफ देती है। लेकिन लोग तो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि एक जगह नौकरी डेस्क जो मिल जाए कुछ, इसलिए तो सिविल सर्विसेज थोड़ा ऑप्ट करते हैं वो। सर वो स्टेबिलिटी फैमिली वाली चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी एक्शन वाली चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी इधर आएगी। शायद ये एनसीसी बोल रही है, आप बोल रहे हो या एनसीसी बोल रही है? सर एनसीसी में सीनियर एंड ऑफिसर रहा हूँ तो वो बोल रहा है। ओके नाइस। जब रिजल्ट आया उस समय क्या कर रहे थे, कैसा मतलब थी एक्सपेक्टेशन थी कि आज रिजल्ट आएगा या कैसा रिजल्ट आएगा, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली होता क्या, रिजल्ट वाले दिन पहले इसी ग्रुप में माहौल था कि आज रिजल्ट आना है, तो थोड़ा थोड़ा था कि यार फील भी आ रहा था कि आज रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आया अनएक्सपेक्टेडली। तो उस टाइम पे गया था सर, अपने पापा के पास घेर में थे, नहीं सर वो है भैंसे वगैरह तो पानी वगैरह पिला रहे थे उनको, नॉर्मली जैसे डेली काम होता है वही कर रहे थे। सडनली रिजल्ट आया तो फोन बजना शुरू हो गया कि फोन मैसेज कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल। देखा खोल के तो रिजल्ट आ चुका था। फिर नॉर्मल है सर, हार्ट बीट बढ़नी थी ऊपर रिजल्ट आने के बाद, राइट। धीरे धीरे गए तो रोल नंबर सर, धीरे धीरे रोल नंबर डाला, शुरू की डिजिट डाली, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट डाली, वो फिल्टर आउट करते करते लास्ट में जब रोल नंबर दिखा, उसके बाद सर सब कुछ जीरो, थोड़ी देर रोना, वो इमोशंस सारे बिल्कुल हावी होते हैं, पूरा टाइम लगता है। जब आप बोल रहे हो कि एनडीए टाइम से आप लगे हुए हो, जी सर, तो जो
लिस्ट में नाम देखने की खुशी वो दुनिया में सबसे अलग ही है। अलग होते, सब पूरी रात नींद नहीं आई। पता है मुझे, वो जिनका नहीं होता है वो भी नहीं सोते हैं, जिनका हो जाता है वो भी नहीं सोते हैं। तो गांव में या अपने जिक्र किया कि गांव से बिलोंग करते हो और फार्मिंग का काम है, डेयरी फार्मिंग का काम उस समय कर रहे थे आप, तो घर वालों को कैसे बताया कि क्या अचीव कर लिया है, या आसपास वालों को कैसे समझाया घर वालों ने? सर क्योंकि गांव से आते हैं तो वहाँ कोई है भी नहीं अभी फोर्सेज में ऑफिसर, एक्सवाई ग्रुप या फिर अग्निवीर में जाते हैं लेकिन ऑफिसर कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या सर, आर्मी का आप अपने गांव के पहले ऑफिसर हो? पहले ऑफिसर हो। ओह नाइस। और पता नहीं होता सर गांव में कि ये इधर भी ऑफिसर होते हैं, उनको बस वही पता है डीएसपी और आर्मी के रैंक्स पता है, वो भी ब्रिगेडियर कर्नल मेजर रैंक्स पता है। ओके। तो बताना ही, पहली बात तो पापा वहीं पे थे गिरनी, तो पापा को बताया कि हो गया। उसके बाद छोटा भाई है, उसको मैं फोन किया कि भाई सिलेक्शन हो गया, रैंक इतनी आई। तो वही अपने आप में खुशी थी सर, खुशी उतनी है जितनी ऊपर वाले रैंक वालों को होगी, क्योंकि नहीं इसमें तो ब्यूटी है ना, तो चाहे आप फर्स्ट रैंक आओ चाहे आपकी लास्ट रैंक आओ, ऑल आर असिस्टेंट कमांडर। इट्स नॉट लाइक सिविल सर्विसेज की एक हायरार्की सेट है कि पहले आईएएस वाले बैठेंगे, फिर आईपीएस वाले, फिर आईआरएस वाले। इवन जो टॉप रैंकर्स हैं उनकी, मैं बहुत रैंकर्स को जानता हूँ, रैंक 15 है उसके फर्स्ट एफएम बीएसएफ है, और रैंक 68 है फर्स्ट एफएम बीएसएफ है, रैंक 35 अभी हमारी कैंडिडेट थी जो उसकी सीआरपीएफ है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो आप भी उनके बराबर में ही रहोगे, वो भी आपके बराबर ही रहेंगे। इसमें इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीएपीएफ। यही ब्यूटी है इस एग्जाम की। तो फिर कैसे बताया वो आप जो स्टोरी बता रहे थे? फिर सर सबको फोन किया, पहले भाई को किया, फिर मम्मी को बताया। गाँव में किसी ने ये तो नहीं कहा लड़का सीआरपीएफ में लग गया हमारा छोरा? तो यही सर गांव में यही है, होता है सर, यही है। जब से क्या लगा ये मतलब नहीं है, बस सीआरपीएफ में लग गया। सीआरपीएफ में लग गया सब। ये तो एक रैंक पता है गांव में दरोगा, तो कुछ भी हो सीआरपीएफ में दरोगा का लग गया। अब उनको असिस्टेंट कमांडेंट बोलना ही वो उनके लिए बहुत हैवी वर्ड हो जाता है, क्योंकि सर घर में सब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, 10th तक पढ़े हैं, मम्मी भी पापा भी। तो उनको बताना असिस्टेंट कमांडेंट, तो उनसे बोला ही नहीं जाता। अभी 3-4 दिन अब जाके पापा ने बोलना शुरू किया असिस्टेंट कमांडेंट, तो अब उनको रैंक बोलने में आसानी होती है, वरना उससे पहले बोलते थे सर डीएसपी एसीपी यही बोलते थे। यही कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है देश का कि सीएपीएफ इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें पर्टिकुलरली सीआरपीएफ की बात करें तो लार्जेस्ट सीएपीएफ है अगर ओवरऑल सारी सीएपीएफ में काउंट करें तो, लेकिन पीपल डोंट नो देयर फुल फॉर्म, देयर वर्क, उनके बारे में जानते ही नहीं, उनकी हिस्ट्री क्या है। इवन सीआरपीएफ ने तो जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सब में कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे हो गया है। उनको फ्रंट फुट पे लाने की हमारी भी एक पहल है कि सीएपीएफ को पहचान मिलनी चाहिए, और दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन। आपने एनसीसी थी आपके पास? जी सर। और एनसीसी में को अपनी प्रिपरेशन के दौरान और अपनी लाइफ के दौरान किस तरीके से देखते हो, कितना रोल रहता है? सर एनसीसी ना, मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी को सीएपीएफ में या फोर्सेज में आना है उसको लेना चाहिए 100%। एनसीसी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर लाइफ में, क्योंकि आप कैंप्स में जाते हो, वो मिलिट्री लाइफ मिलती है देखने को, आपको एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट टेक्निक्स सीखने को मिलती हैं, फायरिंग है, इतनी चीजें हैं सर करने के लिए। और अगर आप लीडरशिप रोल में आते हो, जैसे मैं था, मैं सीनियर ऑफिसर होता सर, तो मेरे को अपनी पूरी कंपनी 120 कैडेट्स की देखनी है, तो वो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड कर देते हैं ग्रेजुअली आपके अंदर। फिर आप सीनियर ऑफिसर से बात करते हो, यू गो टू कैंप्स, आरडीसी कैंप होते हैं, टीएससी कैंप्स होते हैं, मैं प्री आरडीसी से आउट हुआ था, तो ड्रिल जो होती है वो आप सुबह उठना, रूटीन में आना, वो सेट हो जाता है। जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है वो सिखा देते हैं, वो रियल मोटो वहाँ पे सीखते हैं। वो यूनिटी आती है कि अगर एक निकलती है तो रगड़ा सबको मिलना, वो वाली चीज वहाँ से आती है सर। और वो चीज आपको फिर सर्विस में जब हो जाते हैं उसमें भी बहुत फायदा देती है, क्योंकि आपको पता है यूनिटी से काम होगा, डिसिप्लिन क्या होता है, ड्रिल ऑर्डर क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस सिखा देती है एनसीसी से, वो सब कुछ सिखा देती है। और सीनियर ऑफिसर से कम्युनिकेशन करते हो तो वो ग्रेजुअली इंप्रूव भी हो जाती है, और उधर से बहुत इंसाइट मिलते हैं जो आपको काम आते हैं। वो सीएपीएफ में भी काम आते हैं, वो डिफेंस। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, और जी सर, जिसमें आपका पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। जी सर। सबसे मेन बात यह है कि आप कहीं भी कोर्स करोगे, चाहे इवन मैनेजमेंट का कोर्स करोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करोगे, आपको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा अपनी जेब से, और वो भी वो लेवल मैच नहीं कर सकते जो एनसीसी कराती है सर। और बल्कि मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज से था, तो मेरे को पैसे कैंप के मिलते थे बल्कि, राइट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बस आपको थोड़ा अपना डेडिकेशन और इंटीग्रिटी दिखानी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो होनी भी चाहिए, और लाइफ में बहुत काम आता है। अच्छा, आपके पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर आए, 100 मार्क्स आए, क्या राज है इसका? पेपर 2 में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि 100 मार्क्स मैं टच कर दूं, आपने 100 वो टच कर दिया। और आपने तो सिविल सर्विसेज के मेंस वेंस कुछ लिखे नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की, तो सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे कि कैसे वो भी 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं? सर सीडीएस एस्पिरेंट्स को तो मैं ये बोलूँगा कि जीएस हम लोग करते हैं अच्छे से, थोड़ा एनसीईआरटीज रीड करेंगे, बेसिक बुक्स रीड करेंगे, और टेस्ट सीरीज अच्छी लगाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने भी चलाए हुए हैं यूट्यूब पे वीडियोस, पूरा कोर्स करा दिया है वहाँ पे, तो अगर इन वीडियोस को भी हम देखेंगे, हमें कहीं पे करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब, तो अगर यूट्यूब से करेंगे तो भी हो जाएगा। मैंने सर पेपर 2 की तैयारी ऐसी की थी, पेपर टॉपिक्स उठाता था, किसी भी वीडियो से, रैंडम वीडियो से उठाया,
उसको प्रैक्टिस किया अच्छे से, उसको एनालाइज खुद ही करता था कि कहाँ पे मिस्टेक है, फिर उस एस्से को सुबह लिखा, फिर शाम को दोबारा से रिपीट करता था विद फैक्ट्स और जो भी डेटा मेरे पास होता था। ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर करके, और उसमें मैंने जब मॉक लगाना शुरू किया लास्ट के मंथ में, तो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को भी उतने ही टाइम पे, सेट टाइम पे बिल्कुल मॉक लगाता था। तो उससे ग्रेजुअली मेरी स्पीड इंप्रूव हो गई थी। और क्योंकि सर आईसीएसई से पढ़े थे 12 तक, तो आईसीएसई में कंपलसरी 2 ऐसे लिखने होते हैं, तो वो 2 ऐसे लिख लिख के इतना तो था कि स्ट्रक्चर ये होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। राइट। उसमें डालना क्या था वो ग्रेजुअली सीखा, यूट्यूब की वीडियो से। आप लोग एवीकेएस वाले डालते हैं। ग्रामर कैसा है आपका? ग्रामर सर अच्छा था। आई वाज टचिंग 21 मार्क्स इन ग्रामर। मतलब आपको 100 टच करना है तो ग्रामर में आपका 20 प्लस तो रहना चाहिए। जी सर। इसको सर बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली नेगलेक्ट कर देते हैं ग्रामर पार्ट को। मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रामर में केवल ये सोचते हैं कि देख लेंगे सेम डे। वही सर, वो वाला एटीट्यूड अगर रख के चलते हैं तो हम फिर 78, 75, 80 मतलब 15 नंबर कम हो गए आपके, क्योंकि 25 में फिर 10 नंबर आएंगे, जबकि आप स्कोर कर सकते हो 20 प्लस। और वो सर पूरे पेपर में एक यही सेक्शन है जहाँ पे आप खुद स्कोर कर सकते हो। राइट। आपने अगर सही लिखा है तो मार्क्स मिलने मिलेंगे। यस, इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। बाकी सारा पार्ट सब्जेक्टिव है। तो यही ऑब्जेक्टिव पार्ट है जहाँ पे आपके पास पूरा हैंड है। और 1-2 तो आते सर एग्जाम में, जो सारे नहीं आते, तो 25 टारगेट करके चलोगे, 23, 22 तक भी आए, यू आर सेफ साइड। बहुत सारे लोग हैं जो 25 आउट ऑफ 25 भी ले आते हैं, जो सीजीएल वगैरह तैयारी करते हैं या इंग्लिश को। बात तैयारी करने की नहीं है, बात यह है कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया है। एक्चुअली अगर आपने समय दे दिया है तो वो तैयार हो गया, आपने समय नहीं दिया तो फिर वो तैयार नहीं होगा। सर, यही होता है। तो और किसी तरीके का कोई चैलेंज आपको फेस करने को मिला हो, क्योंकि रूरल एरिया में थोड़ा अवेयरनेस की अभाव रहता है, तो ऐसा कुछ इशू था आपको? सर अवेयरनेस का तो ऐसा था कि सेल्फ अवेयरनेस हो गई थी। सीडीएस अटेम्प्ट्स दे के वहाँ पे सर बहुत बॉन्डिंग होती है अच्छी एसएसबीज में, तो वहाँ से पता लग गया था कि सीएपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है जाने के लिए। उसके बाद सर खुद ही रिसर्च किया, यूट्यूब देखी, वीडियोस देखी, कोचिंग्स की। बहुत सारे लोग तो ओटीए में भी हो जाता है, वो सीएपीएफ में भी हो जाता है, तो वो सीएपीएफ को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि पेंशन वहाँ पे भी नहीं है, वो पेंशन यहाँ पे भी नहीं है। और इक्विवेलेंसी की बात करें तो वो लेफ्टिनेंट है, ये कैप्टन है, ये डे 1 से कंपनी कमांडर रहता है। और चीज़ें हैं, आपको पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में स्टेगनेंसी है, ऐसा नहीं है, वी कांट नेग्लेक्ट दिस फैक्ट। वहाँ पे कर्नल लेवल पे जाने के बाद स्टेगनेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रिगेडियर तक जा पाते हैं। जी सर। इफ यू टॉक अबाउट द सीएपीएफ, वहाँ पे कमांडेंट, डीआईजी, आईजी तक आप चले जाते हो। अगर आप अर्ली बेसिस पे ज्वाइन कर लेते हो, डीआईजी, आईजी चले जाते हो। और समय आएगा कि आईजी कॉमन हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज का टैग अगर लागू हो जाता है तो, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है। बाकी चीज़ों में कुछ बताइए कि बाकी लोग कैसे तैयारी करें, अगर उनको अभी 2025 में कैंडिडेट से उनका एग्जाम है, 1 महीना बचा है, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर लास्ट का मंथ बचा, मैं तो ये बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। रिसोर्सेज कम रखनी है, रिवीजन ज़्यादा करना है, मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स में मार्क्स नहीं देखते, बल्कि एनालाइज करना है उसको कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। सपोज अगर मैं इकोनॉमिक्स में लैग कर रहा हूँ तो आई शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक्स मोर। वो आपको स्कोर कराएगी। मॉक्स का स्कोर ठीक है, एक जगह है, वो आपको बता रहा है आपका स्टैंडर्ड का, लेकिन उसको एनालाइज करना बिगेस्ट टारगेट होता है सर। राइट। अगर हम उसको एनालाइज कर लेते हैं तो वो अच्छा स्कोर करा देता है। और ये प्रोसेस सर ऐसा है एज कंपेरिजन टू सीडीएस, जहाँ पे आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो दैट इज 0। लेकिन यहाँ पे अगर आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है तो इंटरव्यू में अगर आप बॉर्डर लाइन भी हो, देन ऑल्सो यू विल मेक थ्रू द मेरिट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये अपने हाथ में है। एक्चुअली पेपर 1 तो अपने ही हाथ में है सर। इसका सीएपीएफ का सिलेक्शन कैंडिडेट के ही हाथ में है ज़्यादातर एक्चुअली। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हर जगह सब्जेक्टिविटी है। जी सर। सिविल सर्विसेज की बात कर लो, एनडीए की बात कर लो, या सीडीएस की बात कर लो। अगर आपको गस्टेड ऑफिसर बनना है तो सीएपीएफ इज द इजीएस्ट वे। जी सर। क्योंकि यहाँ पे सारा खेल आपके हाथ में है, आपने बेहतर कर दिया तो नो वन कैन स्टॉप यू। यस सर। और 2026 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर 2026 में जो तैयारी कर रहे हैं उनको स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, एनसीईआरटीज अच्छी रीड होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटीज पे। उसके बाद अदर बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, यू शुड बी थोरो अबाउट इट। उसके बाद आपको जाना चाहिए अदर सोर्सेज पे, जैसे बुक्स हो गई या फिर वीडियोस हो गई। अभी एवीकेएस अच्छी वीडियोस डालता है, तो कहीं मैं तो बोलता हूँ सर किसी भी कोर्स में पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी पढ़ने की। तो उतना ही बहुत है पढ़ने के लिए, और उससे ही एग्जाम निकलता है। तो मेंटर के रोल को कैसे देखते हो इस पूरे प्रोसेस में? जैसे मान लो कई बार लोग क्या है कि वीडियोस तो आज के समय में हम देखते हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन हमको नहीं आता है कि कैसे यूटिलाइज करना है और कौन सा यूटिलाइज करना है। तो उसमें मेंटर के रोल को कैसे देखते हो आप? सर गाँव में बोला जाता है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो मार्केट में है सर, लेकिन उसको देने के लिए कितना देना है वो गुरु को ही पता है, मेंटर को ही पता है सर। और लेना कितना वो कैंडिडेट को भी नहीं पता। वो गुरु जितना देगा, मेंटर जितना देगा, उतना ही कैंडिडेट लेता है। तो वो एनालाइज करना कि मेरे को कितना पढ़ना है, कितना करना, वो मेंटर बताता है जिसको एक्सपीरियंस हो। जैसे आप हो गए, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है,
तो अगर आप कुछ बताते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करके देखना भी चाहिए कि होता है कि नहीं। कोई भी मेंटर हो सकता है सर, हाँ बहुत ऐसा लोग नहीं है। हैं बहुत, हाँ हाँ, तो ऐसा। आप किसी भी एक मेंटर को पकड़ो एंड ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट होना जरूरी है सर। आज के समय में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हो गया है। ये एक्चुअली सर, और मान लो थोड़ा सा टाइम के बाद ही मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि कैंडिडेट्स में नहीं मज़ा नहीं आ रहा। एक ये एटीट्यूड हो गया कि मज़ा नहीं आ रहा। मजा नहीं आता। अब आई डोंट नो वो क्या डेफिनेशन है उस मज़े की। और तो मेरा तो सीधा ऐसे मतलब इस पे एक ही स्टेटमेंट रहती है, मज़ा देने के लिए हम है भी नहीं। यस सर, एक्चुअली मज़ा कैसे आएगा? मज़ा देने की कोई प्रोसेस ही नहीं है। नहीं सही में सर, वो तो पूरा स्ट्रेस ही देना है बिल्कुल प्रिपरेशन में। बिल्कुल, आपको लोड लेना पड़ेगा। लोड लेने में किसको मज़ा आता है? किसी को नहीं सर। हाँ। मजा लेना तो फोर्स में जाके लेना फिर। मज़ा कुछ नहीं है, मज़ा अपने आप में ही है। अपने आप में आप अगर प्रोसेस को एंजॉय करते हो, मान लो जो मज़ा तो आप उसको भी नहीं आएगा जो चाहे रैंक 1 आ जाए, उसको 10 दिन लोग पूछेंगे, फिर उसके बाद नहीं पूछेंगे तो उसको मज़ा आना बंद हो जाएगा। Actually, अगर वो इसी को मज़ा सोचता है तो फिर मज़े की डेफिनेशन गलत है उसकी। यस सर, एक्चुअली वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं दुनिया में। वही सर। अपनी अब इतना अच्छा आपका बैकग्राउंड है, और लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ये है कि दूसरों की लर्निंग लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो आपकी क्या लर्निंग्स हैं लाइफ को लेकर? सर लर्निंग्स यही है, बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ भी प्रिपरेशन में भी काम आती है और उधर भी। मैं सर लाइब्रेरी जाता था, मॉर्निंग 8 बजे लाइब्रेरी जाना, खोलने लाइब्रेरी, पूरा दिन पढ़ना और शाम को खुद ही बंद करके लाइब्रेरी वापस आता था। और वो मैंने कंटिन्यू रखा क्योंकि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, उसके बाद से कंटिन्यू था। डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी रखनी है सर किसी के भी लेके। आप प्रिपरेशन करो उसके लिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी से करो। इररेस्पेक्टिव फेलियर्स आते हैं सर प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। कुछ बंदे होते हैं जो फेलियर्स आए लेकिन कहते हैं चल कोई नहीं, कल इसको अच्छा करेंगे। तो वो चीज़, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड लाना पड़ता है सर। और ये एसएसबी दे देगा तो वैसे ही हो जाता है, कोट के भर दिया जाता है कि कॉन्फ्रेंस आउट में फिर आ जाना। अरे ऑब्जर्व करता हूँ, आई नो द स्टूडेंट्स वेरी वेल। बहुत लोग तो एक टाइम के बाद तो लोग ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बार होने वाला है। मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, आई डोंट केयर, दूसरे का पता। वो इस चीज को एंजॉय करते हैं, प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। और उनमें से बहुत लोग रिकमेंड भी हो जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि रिकमेंड क्यों हो गए? पता नहीं क्यों, जो हुआ उसको नहीं पता क्यों हुआ, जो नहीं हुआ उसको भी नहीं पता मैं क्यों बाहर। राइट, ये एसएसबी की ब्यूटी है। यस यस, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का हम बोलेंगे कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट उसको ये पता लग सके कि काम कहाँ करना है, मैं लैग कहाँ। अगर वो ये एक बार उसको पता लग गया ना तो फिर वो शायद अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। और उससे सर अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे एसएसबी में, रिकमेंड होंगे, इम्प्रूव करके आएंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा ऋतिक आपसे बात करके। और थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने गांव में सीएपीएफ के बारे में बताएं, सीएपीएफ क्या करती है, सीआरपीएफ पर्टिकुलरली क्या करती है, और असिस्टेंट कमांडेंट क्या है। बिल्कुल, ये समझाना बहुत जरूरी है ताकि आपके गांव से आपको देख के और लोग भी सीएपीएफ या फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट हों और देश की सेवा में कंट्रीब्यूट करें। यस सर, थैंक यू सर। ओके, आई होप एवरीवन आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।